नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, विद्या गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सीरीज चालू किया है। हमने सेट 4 कराया था, साइंस का सेट 4 कराया है पार्ट 1। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए साइंस के सेट 2 का सेट 4 का पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ। तो हम लोग अब 26वें नंबर क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्या लिखा है, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, सी जल आपूर्ति, डी इनमें से सभी। देखिए कोई भी बांध निर्माण होता है तो भूमि सिंचाई इसके लिए भी बनाया जाता है, बिजली उत्पादन के लिए भी बांध का निर्माण किया जाता है, और जल आपूर्ति इसके लिए भी किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? जैसा कि ऑप्शन दिया है, डेनियल सेल, बी नंबर सौर सेल, सी नंबर सूखा सेल, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता होगा, खिलौने में सूखा सेल, शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन ए है ओजोन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले स्लाइड पे मिलेगा। अगले स्लाइड पे हम लोग आ गए और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? जिंक ऑक्साइड को अगर कार्बन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो जिंक प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो इसमें क्या कहा गया है? ZNO उपचयित ही- उपच उपचयित हो रहा है, बी कार्बन अपचयित हो रहा है, तो सी कह रहा है कार्बन उपचयित हो रही है, या डी कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें कार्बन उपचयित हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ZNO, इसका मतलब देखिए इससे Zn निकल रहा है, तो यहाँ Zn निकला तो उपचयन हो गया। CO से कार्बन निकल रहा है तो ऑक्सीकरण हो गया, उपचयन हो रहा है। तो उपचयित हो रहा है, तो यहाँ पे इसका कार्बन का उपचयन होना ये सही आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? ऑप्शन ए है N2, ऑप्शन बी है H2, ऑप्शन सी है SO2, ऑप्शन डी है CO2। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया अभिक्रिया के फलस्वरूप H2 हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नांकित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देता है? ऑप्शन है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है क्लोराइड जो बोल सकते हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ पे 31 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा कि कौन सा गैस चूना जल को दूधिया कर देता है? तो दूधिया कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या कह रहा है। 32वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नांकित में से कौन बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना का क्या है? यहाँ पे सूत्र आप लोगों को पता ही होगा। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH2। इट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो बुझा हुआ चूना आप लोग सूत्र याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दंतमंजन प्रायः होता है, क्या होता है, अम्लीय होता है, लवण युक्त होता है, क्षारीय होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दंतमंजन जो होता है वो प्रायः क्षारीय पाया जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है। ऑप्शन ए है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी है एसेटिक अम्ल, और ऑप्शन डी है फॉर्मिक अम्ल। जैसा कि आप लोगों को पता होगा नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है और फॉर्मिक अम्ल चींटी, लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। और एक यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को एसिटिक अम्ल बच गया। एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरका में पाया जाता है, लेकिन हम लोगों को पूछ रहा है नींबू में, तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही था। चलिए अब हम लोग यहाँ पे 35वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 10.5। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे अगले स्लाइड पे आएगा, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 36वां नंबर क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। 36वां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क कौन सा है। बॉक्साइड है, बी सोडियम क्लोराइड है, सी सिनेबार है, डी जिंक ब्लेड है। जैसा कि आप लोगों को पता है जस्ता का अयस्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक ब्लेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। आप लोग ये भी याद रखिए बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो बॉक्साइड को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा एल्युमिनियम का है। और यहाँ सिनेबार, सिनेबार सी नंबर में जो है इसका ऑप्शन सिनेबार का अयस्क क्या हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा पारा, जिसको Hg कहते हैं। और बी नंबर जो है सोडियम क्लोराइड का क्या होता है अयस्क, यहाँ पे सोडियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। जस्ता का अयस्क कौन हो जाएगा, जिंक ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 37वां नंबर क्वेश्चन, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है। अम्लराज यहाँ पे ऑप्शन दिया है यहाँ पे ए Fe फेरस जिसको लोहा कहते हैं, आयरन कहते हैं, बी कॉपर, कॉपर, सी Au गोल्ड होता है, और डी Al एल्यूमिनियम। तो देखिए अम्लराज को यहाँ पे एक्वा रेजिया कहते हैं। तो एक्वा रेजिया में कौन सा चीज़ घुल जाता है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सोना, सोना में जो है, सोना जो है एक्वा रेजिया में पूर्णतः वो घुल जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका Au सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। ऑप्शन ए है CaCl2, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे देखिए सी के जगह फिर बी लिख दिया है, तो थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ बी ही होगा। सी होगा KCl, पोटासियम क्लोराइड जिसको कहते हैं, और ऑप्शन डी है HCl, हाइड्रोजन सनाइड। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कौन सा कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है। CaCl, यहाँ पे CaCl2 को क्या कहेंगे हम लोग, कैल्शियम क्लोराइड कहेंगे। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड, KCl को क्या कहेंगे हम लोग, पोटासियम क्लोराइड, और HCN को कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन सनाइड। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आयनिक यौगिक जो बनता है धातु और अधातु के बीच होता है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन में कह रहा है कि नहीं है, नहीं के लिए अगर हम बात करें तो CO2 जो है वो नहीं होगा, और यहाँ पे इसमें और एक ऑप्शन दिख रहा है हमें HCN, ये भी नहीं होगा। देखिए ये दोनों का दोनों जो है आयनिक यौगिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शन के रूप में किसी एक को ही चुनना है। अब यहाँ पे देखिए CaCl2 ये भी यौगिक है, ये आयनिक यौगिक है। KCl पोटासियम क्लोराइड ये भी आयनिक यौगिक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और HCN ये दोनों का दोनों
आयनिक यौगिक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अनुसार हम लोगों में से यहाँ पे गलती होने का संभावना ज़्यादा हो गया, क्योंकि क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें। तो ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें से आप लोग बी या डी दोनों में से कोई एक चूज कर लीजिएगा, दोनों का दोनों सही है। आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बी और डी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हीलियम गैस है, कैसा गैस है, सक्रिय है, अक्रिय है या उदासीन है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हीलियम गैस जो है वो एक प्रकार का अक्रिय गैस है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले स्लाइड पे आएगा, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 40वां नंबर कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ये कई बार पूछा गया है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, लोहा है, सोना है, चांदी है, हीरा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेंजीन का गुणसूत्र है, क्या है, C2H2, C2H4, CH4, C6H6। तो देखिए बेंजीन का जो गुणसूत्र होता है वो C2H6 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन संबंध बनता है। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन आबंध, संबंध नहीं, आबंध बनाते हैं। तो त्रिक आबंध, द्विआबंध, एक आबंध। तो इसका ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बीच हमेशा एक आबंध बनाता है, HH। देखिए हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, या तो हाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों के साथ जो है एक ही बॉन्ड बनता है। और देखिए जहाँ की बात हुआ कि हमें दो आबंध किस में बनता है, तो ऑक्सीजन के बीच बनता है। त्रिआबंध किस में बनता है, तो नाइट्रोजन के बीच बनता है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच कितना बनता है, दो बॉन्ड। और जैसा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच एक ही बॉन्ड बनता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग त्रिआबंध कहाँ बनता है, तो नाइट्रोजन के बीच। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 43वां नंबर क्वेश्चन कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है बुझा चूना, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है कली चूना, ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिसको हम लोग CaOH2 CaOH2 इसका यही फार्मूला होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पे आएगा। तो अगले स्लाइड पे जो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, चीनी का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। 44वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3CHO, C6H12O6, C12H22O11 और CH3COOH। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा C12H22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन ए है C2H6, ऑप्शन बी है CH4, ऑप्शन 3 है C3H8, ऑप्शन डी है C2H4। देखिए सबसे अधिक क्रियाशील जो यौगिक है इसमें से कार्बनिक यौगिक वो है C2H4, जिसका नाम एथीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन संख्या, ऑप्शन बी है परमाणु संख्या, ऑप्शन डी है परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी में था, और ऑप्शन सी है परमाणु संख्या, ऑप्शन डी है मोल संख्या। तो जैसा कि आप लोगों को पता है मेंडलीफ ने जो अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए
मापदंड अपनाया था वो परमाणु द्रव्यमान को अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन क्षार धातु नहीं है? मैग्नीशियम, सोडियम। तो आगे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्षार धातु नहीं है, तो मैग्नीशियम भी क्षार धातु नहीं है। तो ऑप्शन इसका ए ही नज़र आ रहा है। बाद बाकी दो ऑप्शन जो नेक्स्ट पेज पे होगा उसको देखने से बात पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये तो हो गया कि कौन क्षार धातु नहीं है। तो मैग्नीशियम जो है वो क्षार धातु नहीं है। इसका ऑप्शन ए सही लग रहा है। नेक्स्ट देखिए अगला ऑप्शन क्या कह रहा है। नेक्स्ट पेज पे जो है, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे ऑप्शन दिया है हम लोगों को RbLi, रुबिडियम और लिथियम। तो इसका सही आंसर मैग्नीशियम ही था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही था उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? हैलोजन समूह का सदस्य, देखिए हैलोजन में कौन कौन आता है। हैलोजन समूह में सदस्य के रूप में कौन कौन सा आता है? जैसा कि आप लोगों को पता होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सारे आते हैं। तो यहाँ ब्रोमीन भी है ऑप्शन में। तो यहाँ पे ऑप्शन में इसका ब्रोमीन सी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन तो दिया है हम लोगों को बेरियम, बोरोन, ब्रोमीन और बेरिलियम। तो बोरोन भी नहीं होगा, बेरियम भी नहीं होगा, बेरिलियम भी नहीं होगा। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा ब्रोमीन। तो हाइड्रोजन समूह के सदस्यों को आप लोग लिख लेंगे और याद कर लेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिंक की परमाणु संख्या है कितनी है? ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 29, ऑप्शन डी है 30। तो जिंक की परमाणु संख्या आप लोगों को पता होगा कि 30 है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन धातु निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? अधातु होते हैं, धातु होते हैं, मिश्र धातु होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? जैसा कि आप लोगों को पता है विद्युत ऋणात्मक की बात बोले तो अधातु होते हैं, लेकिन विद्युत धनात्मक की बात बोले तो धातु होते हैं। तो यहाँ पूछा गया है विद्युत ऋणात्मक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अधातु, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? तो अधातु जो होते हैं वो विद्युत ऋणात्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दी थी? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। ए नंबर पबना, बी नंबर खेजड़ी, सी नंबर रनी और डी नंबर रेनी। तो देखिए जैसा कि आप लोगों को पता होगा राजस्थान में जो है किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दी थी? तो ये खेजड़ी गांव में जो है जैसे कि आप लोगों को पता है अमृता देवी बिश्नोई जो थी, इन्होंने ही खेजड़ी पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खेजड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 52वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में असंतुलन बिगड़ जाता है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण में असंतुलन बिगड़ जाता है? तो इसका ऑप्शन कह रहा है ए नंबर वन रोपण के कारण, बढ़ती जनसंख्या के कारण, अधिक हरे पौधों का उगाना, या जैव विविधता। देखिए पर्यावरण में जो असंतुलन बढ़ता है वन रोपने से नहीं होता है, अधिक हरे पौधे का उगाने से भी नहीं होता है, जैव विविधता के कारण जनसंख्या अगर वृद्धि होता है ना, तो इस कारण से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। जनसंख्या वृद्धि होगा तो यहाँ पे पेड़ों की कटाई ज़्यादा होगी, तो इस तरह से वहाँ का पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है। वहाँ के जो जीव होते हैं, जो जंगलों के जीव रहते हैं, वो सब शहर की ओर भागने लगते हैं। तो पर्यावरण असंतुलन का कारण बढ़ती मानव जनसंख्या है।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचने का सबसे अच्छा तरीका है, क्या है? वस्तु का पुनर्चालन, वस्तु का पुनरुपयोग, सी वस्तु के उपयोग में कमी, डी इनमें से सभी। देखिए, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? वस्तु का पुनर्चालन। सही है, वस्तु को पुनः चालन करना है, जो एक बार यूज हो गया फिर से यूज करिए उसको। वस्तु का पुनरुपयोग, सी नंबर वस्तु के उपयोग में कमी, जितना कम से कम वस्तु यूज करेंगे उतना पर्यावरण प्रदूषित कम होगा, इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले स्लाइड पे आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 54वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन है यूरेनियम का, ऑप्शन बी है प्लूटोनियम का, ऑप्शन सी है सिलिकॉन का, ऑप्शन डी है प्लास्टिक का। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए, हम लोगों ने 54 क्वेश्चन तक कर लिया है आज। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। आज के लिए बस इतना सा ही। इसका हम सेट 3 भी, पार्ट 3 भी लेके आएंगे। ये हमारा साइंस का सेट 4 है और इसका हम लोग सेट 3 भी लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना सा ही। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराया जा रहा है। आलतू फालतू हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। आप लोगों को बस 10 सेट दूंगा मैं, यही 10 सेट पढ़ के जाइएगा। और इसमें से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ इसका सारा का मैं सब्जेक्टिव भी कराऊँगा। तो आज के लिए बस इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।